हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। कल तक हमने देखा था बिकाइन पैसिफिक ओशियन जो कोरल रीफ है वहाँ पर परमाणु परीक्षण किए जाते थे। अब हम फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ देख रहे थे। पहली थ्योरी है सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन के द्वारा दी गई सब्सिडेंस थ्योरी जो कि 1831 में दी गई थी। उन्होंने कहा था कि जो सी शोर होता है किसी भी आइलैंड का, उसके पास सबसे पहले बनने वाली जो कोरल होती है वो क्या होती है? फ्रिंगिंग कोरल होती है। यानी उन्होंने कहा कि सबसे पहले एक द्वीप के ढालू तल पर यानी कि स्लोपिंग जो शोर होता है उसके ऊपर फ्रिंगिंग फॉर्मेशन हुआ था कोरल का। समुद्र की तली के बैठ जाने से प्रवाल या कोरल ऊपर की ओर रह गई और बाहर की ओर वृद्धि कर जाती है, तो इसके कारण बनती है सेकेंड वाली जो टाइप बैरियर रिफ हमने पढ़ी थी वो बनती है। और धीरे धीरे ये जो कॉन्टिनेंट है या जो पार्ट है वो या आइलैंड है वो धीरे धीरे डूबने लगता है, जिसके कारण सिर्फ कोरल रीफ ही रह जाती है। तो सिर्फ और इसके रहने से यहाँ पर कोरल रीफ रह गई और आइलैंड तो नीचे की ओर चला गया, तो ये जो रह गई वो कौन सी रीफ का फॉर्मेशन करेगा? थर्ड जो लास्ट टाइप हमने पढ़ी थी, एटॉल रीफ। तो इस तरह से फ्रिंगिंग रीफ, बैरियर रीफ और एटॉल रीफ तीनों का फॉर्मेशन होता है। ये किसने कहा था? डार्विन ने कहा था, सब्सिडेंस थ्योरी कही थी। निमग्न सिद्धांत कहते हैं हिंदी में, निमग्न सिद्धांत। तो शुरुआत में तो फ्रिंगिंग रिफ बनी किसी भी कॉन्टिनेंट की आइलैंड के चारों ओर, फिर धीरे धीरे दूर खिसकती गई और धीरे धीरे जो वॉल्केनो या कॉन्टिनेंट का पार्ट या आइलैंड जो भी था वो नीचे की ओर सबमर्ज्ड हो गया या सिंक हो गया। तो ये सिंकिंग होने से आइलैंड तो वेनिश हो गया और क्या रह गया? सिर्फ जो रीफ रह गई वो रीफ कौन सी किस में कन्वर्ट हो गई? एटॉल रीफ कही जाती है। तो ये जो था सब्सिडेंस थ्योरी थी गिवन बाय डार्विन। सेकेंड थ्योरी देखते हैं, ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बाय डाली। साइंटिस्ट डेली या डाली द्वारा प्रस्तुत किए गए इस अन्य सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? हिम शेल का निर्माण के लिए जल पीछे की ओर जाने लगता है, यानी कि इस ग्लेशियर बनाने के लिए, हिम शेल बनाने के लिए वाटर पीछे की ओर जाता है। अनादर थ्योरी एज प्रोपोन बाय डेली अकाउंट्स फॉर द लोअरिंग ऑफ द ओशियन लेवल, यानी कि ओशियन लेवल नीचे की ओर जाता है बाय द विड्रॉल ऑफ वाटर फॉर ग्लेशियल फॉर्मेशन। ग्लेशियर फॉर्मेशन के लिए वाटर विड्रॉ कर लेता है खुद को, यानी पीछे की ओर जाता है। दिस रिजल्टेड इन द एक्सपोजिंग सेवरल फ्लीट प्लेटफॉर्म कट आउट बाय द एक्शन ऑफ वेव्स। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? लहरों की क्रिया से कटे हुए जो अनेक जो चपटे मंच बाहर की ओर दिखाई देने लगते थे, अब हिम शैल यानी ग्लेशियर पिघले हुए और तापमान के कारण अनुकूल हो जाता है, तो प्रवाल इन मंचों से ऊपर उगने लग जाते हैं। इस प्रकार समुद्र के जल के स्तर से भी ऊंचे उठते गए, यानी कि धीरे धीरे जब पानी पीछे की ओर चला गया ग्लेशियल फॉर्मेशन के लिए, उसके रिजल्ट से क्या हुआ? फ्लैट सरफेस दिखने लगे और उन लहरों के कटाव से वो चपटी सतह दिखने लगी। लेकिन जब ग्लेशियर मेल्ट हो गया, ग्लेशियर के लिए पानी पीछे की ओर गया, लेकिन जब ग्लेशियर मेल्ट हो गया तब अब टेम्परेचर में भी चेंज हुआ, टेम्परेचर फेवरेबल हुआ, तो उस कारण से कोरल वहां पर वापस उगना शुरू हो गए और उसके साथ वेजिटेशन भी शुरू हो गया साथ में ग्रो करना, और एक प्लेटफॉर्म जैसी सरफेस बनाने लग गए जो कि उस ओशियन लेवल्स के से भी ज़्यादा ऊंचे की ओर दिखाई देने लग गए और राइज हो गए, इनका लेवल अप हो गया। इस तरह से ग्लेशियर कंट्रोल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोरल फॉर्मेशन देखा। most reef grew at the rate of 10 to 200 mm each year। यानी क्या कह रहे हैं कि अधिकांश जो कोरल रीफ हैं वो 10 to 200 mm हर साल वृद्धि करती हैं, और जो वर्तमान में करंट हमें मिलती है वो कोरल रीफ अधिकतर कितने वर्षों में बनी है? 15,000 से 30,000 साल पहले से बननी शुरू हुई है, जो अभी हम देखते हैं वो ये बताया है अकॉर्डिंग टू ग्लेशियल कंट्रोल थ्योरी बाय डाली। फिर देखते हैं दो थ्योरी हमने देखी, यहाँ पर दो सिद्धांत दिए गए हैं, यही मान्य है। इसके अलावा बहुत सारे सिद्धांत है, लेकिन जो वैलिड है और हमें प्रॉपर लगते हैं वो यहीं पे दो सिद्धांत देखे। फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोरल रीफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन कोरल रीफ का, बहुत जगह यूज़ किए जाते हैं। जैसे कोरल्स ऑफ द रिमोट geological past form reef structure that were highly favorable sites for the accumulation
ऑफ पेट्रोलियम डिपोजिशन। ये क्या कह रहे हैं, बहुत अति प्राचीन भौगोलिक काल के, जियोलॉजिकल है सॉरी, ये जियोलॉजिकल यानी भौगोलिक काल के प्रभाव के समय उन कोरल ने क्या किया, पेट्रोलियम जब इकट्ठा होता गया तो उस पेट्रोलियम के अत्यंत इकट्ठा होने के कारण, अक्यूमुलेट हो जाने के कारण अनेक स्थानों पर बहुत सारी वॉल का फॉर्मेशन हो गया। और यही वॉल क्या है, कोरल रीफ जो है तेल उद्योग के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। Thus, coral reef are much importance to the oil industry. Large quantity of coral are shipped every year for the curio trade। यानी इसके अलावा भी प्रवालों की बहुत बड़ी मात्रा प्रतिवर्ष अलौकिक व्यापार के लिए बहुत दूर दूर भेजी जाती है, क्योंकि ट्रेड में बहुत यूजफुल है ये। फिर प्रवाल भित्तियां बहुत से प्लांट और एनिमल्स जैसे कि स्पॉन्ज हैं, मोलस्क हैं, इकाइनोडर्म्स, फिशेस, उनके रहने के लिए हैबिटेट का फॉर्मेशन करती हैं, आवास प्रदान करती हैं। कुछ कोरल्स हैं वो कि जैसे डेकोरेटिव पीस में यूज होते हैं, जैसे कोरेलियम या कोरेलम रुब्रम है जो कि प्रीशियस स्टोन है। हाँ, भारत में यूज किया जाता है, चाइना में भी यूज किया जाता है एक प्रीशियस स्टोन के फॉर्म में। एक मूल्यवान और भाग्यवान पत्थर यानी ऑस्पिशियस, बहुत बहुत अच्छा मानते हैं भाग्य के अकॉर्डिंग। तो कहीं इंडिया और चाइना में ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। रेड कोरल जो है वो, या और ऑर्गेन पाइप है, इनका यूज़ भी रेड कोरल का तो ऑर्नामेंट या ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। ऑर्गेन पाइप कोरल का उपयोग मेडिसिन बनाने में किया जाता है। कुछ कोरल स्केलेटन है जिनका यूज़ है वो लाइम मटेरियल बनाने में और सीमेंट मटेरियल बनाने में होता है। कोरल स्केलेटन ऑल्सो यूजफुल और हेल्पफुल इन मेकिंग रीड्स दैट मे एक्ट एज नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द सी इरोजन एंड साइक्लोनिक स्टॉर्म्स। तो कुछ कोरल हैं जिनका उपयोग तूफानों से, चक्रवातों से रक्षा करने के लिए और बांध की तरह यूज किया जाता है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, पानी की कटाव को रोकने के लिए। तो कोरल है, इनका हमने क्या देखा यहाँ पर, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा। तो यहाँ पर कोरल एंड कोरल रीफ और सिलेंट्रेट के जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हमारा ड्यू जो है वो तीनों फाइलम हमने कंप्लीट कर दी है। तीनों फाइलम के एनिमल, इंपॉर्टेंट एनिमल का हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे, वो बाकी है। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, साइफा है और इसका ओबेलिया है, वो तीनों का हम टाइप स्टडी पढ़ेंगे। थैंक यू।